नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों आपके सामने मैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूं और आपके सामने ये प्रश्न लेकर के आया जो एग्ज़ाम के परिपेक्ष से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात आप सभी साथी इस प्रश्न को देखना ना भूलें। चलिएगा साथियों, मैं समय न गंवाते हुए प्रश्न की तरफ सीधे चलता हूँ, रुक करता हूँ। चलिएगा, अब आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 आपको सही से दिख भी रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सीखने के लिए आकलन है। प्रश्न नंबर 1 सीखने के लिए आकलन होता है, अर्थात आकलन है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा मित्र? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा को बढ़ावा देता है, या फिर अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, या फिर ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, सीखने के लिए आकलन जो है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। चलिएगा मित्र, अब मैं दूसरे प्रश्न की बात करूंगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, जिज्ञासा, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। हमें बच्चों की जिज्ञासा कब शांत करनी है, इस बात पर ध्यान देना है साथियों। तो देखते हैं, जब शिक्षक फुर्सत में हो तब बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, या फिर जब छात्र फुर्सत में हो तब जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा आप सभी साथी। चलिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा मैं व्याख्या करता हूँ मित्र, ध्यान से सुनिएगा। सीटेट के परिपेक्ष से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब शिक्षक फुर्सत में हो, भैया जब शिक्षक फुर्सत में होगा तब वो देगा, विद्यार्थी फुर्सत में होगा नहीं तो जिज्ञासा कहाँ से साथ हो पाएगी। जब छात्र फुर्सत में हो, यह भी बिल्कुल गलत होगा। छात्र फुर्सत में हो, लेकिन यदि उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी है, फिर आप उसकी जिज्ञासा शांत करना चाह रहे हैं तो उसका जिज्ञासा शांत नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जिज्ञासा तो पहले से ही शांत हो चुकी है, मर चुकी है। अर्थात कब हमें बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए? जब बच्चा तत्काल कक्षा में प्रश्न करता हो, या बच्चे की तत्काल जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब बच्चा क्या होता है? जिज्ञासित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। चलिएगा साथियों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड जी का है, ब्लेयर जी का है, लेविस जी का है, रिली जी का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनका जो पूरा नाम है मित्र, गुड एनफ नाम है। क्या नाम है? गुड एनफ नाम है। इनका पूरा नाम गुड एनफ है, ये ध्यान करिएगा। अप्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने की नियमित प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? गुड एनफ जी का है। यहाँ पे थोड़ा सा नाम दिया, गुड दिया है, तो गुड एनफ इनका पूरा नाम होगा। चलिए साथियों, अब मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 4 पर आप सभी साथी ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 4 का पुरस्कार और दंड है। पुरस्कार दंड किस प्रकार का प्रेरक है? कृत्रिम प्रेरक है, या सकारात्मक प्रेरक है, या नकारात्मक प्रेरक है, या अर्जित प्रेरक है? ध्यान दीजिएगा साथियों, पुरस्कार और दंड है, कैसा प्रेरक है? पुरस्कार सकारात्मक प्रेरक भी होता है, नकारात्मक प्रेरक होता है, लेकिन यह जो बनाया गया क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। हम पुरस्कार जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, ये बनाया जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष पुरस्कार भी देते हैं, अप्रत्यक्ष पुरस्कार भी देते हैं, दंड भी प्रत्यक्ष से देते हैं, अप्रत्यक्ष दंड भी देते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, कृत्रिम प्रेरक है क्या? पुरस्कार। चलिएगा, अब हम अगली तरफ बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों, अधिगम स्थापन के द्वित्व तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है। अर्थात अधिगम स्थापन के द्वितत्व के सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? गिलफोर्ड जी है, स्पीयरमैन जी है, थॉर्नडाइक जी है, इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब सुनिए साथियों,
अधिगम स्थापन द्वितत्व का सिद्धांत जो दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। आपको जब मैं पढ़ा रहा था उसमें समझाया था, एक बार विनय, 2 बार और 3 बार स्पीयरमैन जी आए। स्पीयर का द्विकारक सिद्धांत आपको मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। चलिएगा साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है और ये कह रहा सीखना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि साथियों सीखना जो है वो क्या है? सीखना एक खेल है सीखना, या संवेगों से क्षीण संबंध रखता है सीखना, या सीखने वालों के संवेग में स्वतंत्र होता है, या फिर सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना क्या है साथियों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीखना जो है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। चलिएगा मित्र, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। ये कह रहा है कि विशिष्ट वर्ग के बालक को ज़रूरत पड़ती है, अर्थात विशिष्ट वर्ग का जो बालक होता है उसे कैसी ज़रूरत पड़ती है? सहायक उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, अनुकूल तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है, मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विशिष्ट बालक को जो है सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा। चलिएगा साथियों, मैं अब आगे की तरफ बढ़ूँगा। प्रश्न नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8, और मैं यह आपको बताया भी हूँ प्रश्न नंबर 8 साथियों, और आपको समझाया भी था। जीन पियाजे कहाँ के एक मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्ज़रलैंड के हैं, कोरिया के हैं, भारत के हैं, यूएसए के हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। अब प्रश्न नंबर 9 की मैं बात करूँगा आपके सामने साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है साथियों? स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, चिंतन कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे सीखना कहेंगे। फिर से सुनिएगा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे मित्र? सीखना कहेंगे। चलिएगा प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा साथियों? साधारणतः प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में किस तत्व का समायोजन नहीं होता है? अर्थात अब ये प्रश्न आपको समझने की आवश्यकता है, इस प्रश्न को आप समझिएगा, हम समझाने का प्रयास भी करेंगे साथियों और आपको समझ भी आएगा। साधारणतः प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में किस तत्व का समायोजन नहीं होता है? इस पे ध्यान देना है। इनमें से जो तत्व दिया गया है, 4 तत्व दिए गए हैं, किसमें समायोजन नहीं होता इस पे ध्यान देना है। संरचना में समायोजन हो जाता है मित्र, उद्देश्य में भी समायोजन हो जाता है, और सहायक प्रणाली में भी समायोजन होता है, लेकिन आवश्यकता में कोई समायोजन नहीं होता है। यदि आवश्यकता के साथ हम समायोजन करेंगे तो हमारी इच्छा क्या हो जाएगी? दब जाएगी, दमन हो जाएगी। आइएगा प्रश्न नंबर 11, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है प्रश्न नंबर 11। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं साथियों। अब प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सुकराती विधि किसे कहते हैं? सुकराती विधि किसे कहते हैं साथियों? प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं, कहानी विधि को कहते हैं, विश्लेषण विधि को कहते हैं, व्याख्यान विधि को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। अर्थात एक प्रश्न आपसे यहाँ से और बन गया, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है जब आपसे पूछा जाए, या प्रश्नोत्तरों के जनक कौन है प्रश्नोत्तर विधि के, तो कौन होंगे साथियों? सुकरात होंगे, सॉक्रेटिस। ध्यान दीजिएगा। चलिएगा प्रश्न नंबर 12 की तरफ साथियों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिएगा, एक बार जमकर अपने साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति को अर्थात जो आप भूलते हैं, विस्मृति का मतलब होता है मित्र क्या? भूलना। जो आप भूलते हैं उसे कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी कर देंगे तो क्या आप भूलना कम हो जाएगा आपका? पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या भूलना कम हो जाएगा? सीखने की त्रुटि विधि पूर्ण विधि, यही सही होगा मित्र। सीखने की त्रुटि पूर्ण विधि के द्वारा हम जब स्मृति करेंगे तो विस्मृति हमारी ऑटोमेटिक
कम हो जाएगी साथियों। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। विशेष महत्वपूर्ण किसे माना है, अब मुझे यहाँ ध्यान देना है साथियों। रुचि एवं प्रयास को माना है, या रुचि एवं विभिन्नता को माना है, या आवश्यकता एवं मापन को माना, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत दो जो इम्पॉर्टेंट तत्व हैं वो रुचि एवं प्रयास हैं। चलिएगा साथियों, अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। आप प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण उद्देश्य पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है शिक्षण पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि अध्यापन की विषय सामग्री है, या फिर शिक्षण विधि है, या सहायक सामग्री है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी है साथियों। चलिएगा प्रश्न नंबर 15 की ही बात कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 15, बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन मैं आपको पढ़ाया हूँ। थॉर्नडाइक को गलत, साइमन को गलत, विनय जी को कहा जाता है बुद्धि परीक्षण का जनक। ये मैं आपको पढ़ाया था। आप लेक्चर जब दिए, लेक्चर सुने होंगे ध्यान से, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था और उस पर जोर दे करके मैंने बातें भी की थी। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर मैं 16 की बात करता हूँ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कौन प्रतिपादित किया। बंडूरा एवं वाल्टर्स ने किया, डोलार्ड एवं मिलर ने किया, पियाजे एवं मिलर ने किया, उपयुक्त में से कोई सी ने नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बंडूरा जी थे। चलिएगा, अब प्रश्न नंबर मैं 17 की तरफ बढ़ता हूँ साथियों। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि अशाब्दिक माध्यम के अंतर्गत प्रमुख साधन कौन से आते हैं। मॉडल आता है, प्रायोगिक दर्शन आता है, वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन होता है, या उपयुक्त सभी होते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अशाब्दिक माध्यम दिया है। अशाब्दिक का मतलब होता है मित्र जिसमें आवाज़ ना हो। हम बच्चों को कोई दिखाएंगे मॉडल, तो क्या उसमें आवाज़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। प्रायोगिक कराएंगे दर्शन, उन्हें दर्शन करा के अर्थात दिखा करके कराएंगे, तो क्या कोई आवाज़ होगी? नहीं होगी। वस्तुओं का करा देंगे प्रदर्शन, तो क्या कोई आवाज़ होगी? वहाँ पे आवाज़ नहीं होगी। वहाँ पे बोलचाल की भाषा नहीं होगी। अर्थात क्या है, ये सभी आते हैं अशाब्दिक के अंतर्गत। मॉडल, प्रायोगिक दर्शन, वस्तुओं के प्रदर्शन करना, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी फॉर डेनमार्क। चलिएगा साथियों, अब प्रश्न नंबर मैं 18 की आपके सामने बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 18, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 18 साथियों, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, मानवीय संसाधन कितने हैं? 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं, या 5 होते हैं, 6 होते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा आप सभी, मानवीय संसाधन जब प्रश्न बात कर ले तो मानवीय संसाधन 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानवीय संसाधन 3 ही होते हैं। मानवीय संसाधन कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बता भी दिए मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा मित्र। पहले कौन आ जाता है? शिक्षक आते हैं, शिक्षक आते हैं, और फिर बच्चे अर्थात शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी आते हैं, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? समुदाय आ जाता है। साथियों याद रखिएगा, समुदाय आ जाता है। शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं, समुदाय आते हैं, किसके अंतर्गत? मानवीय संसाधनों के अंतर्गत। अब आपसे प्रश्न किया जाए मानवीय संसाधन कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन है? शिक्षक होते हैं, बच्चे होते हैं, समुदाय होते हैं। चलिएगा साथियों, अब मैं प्रश्न नंबर 19 की बात करूंगा। अध्यापकों को, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि अध्यापकों को बच्चों के सामने किस रूप में उपस्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सैन्य के रूप में, या फिर एक चैतन्य प्राणी के रूप में, एक नेता जैसे या प्रबंधक की हैसियत से। मित्र यदि आप प्रबंधक की हैसियत से आते हैं तो बच्चा डर जाएगा, शिक्षण कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा।
नेता के हैसियत से आते हैं तो भी बच्चा आपसे अच्छी तरह से शिक्षण प्राप्त नहीं कर पाएगा। सैन्य यदि आप सैनिकों की तरफ से आते हैं, सैनिकों जैसा बन कर के आते तो भी एक चैतन्य प्राणी बन कर के, उनके जैसा बन कर के, चुलबुल प्राणी बन कर के, उनके जैसा रुचि के अनुसार आप शिक्षा देंगे तो बच्चे में क्या होगा, उनके सामने उपस्थित होना चाहिए, बच्चे में शिक्षण का माध्यम पूरा होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही है साथियों। चलिएगा मैं अंतिम प्रश्न की बात करूंगा साथियों। मानवीय प्रबंधक के घटक हैं, अभी प्रश्न नंबर 18 में आपको मैंने बताया था मित्र, मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, अर्थात ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट साथियों? आप सभी साथियों से निवेदन है आप बताएंगे ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और अपने अन्य साथियों तक शेयर करेंगे, ताकि मैं अगले दिन जो मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ, इससे भी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।